गुड मॉर्निंग साहब। आज मैं आप लोगों को लॉज ऑफ मोशन जो 9th क्लास का टॉपिक है उसको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और लॉज ऑफ मोशन यह वास्तव में जिसका कॉन्सेप्ट और विज़न था गैलीलियो गैलीली साहब ने इसको किया। बाकी इसको वेल डिफाइंड वे में मैथमेटिकल वे में फॉर्मुलेट करने का क्रेडिट जाता है सर आइजैक न्यूटन को। और इन्हीं सब नियमों की वजह से और जैसे गुरुत्वाकर्षण नियम है, अदर फिजिकल स्ट्रीम्स है जिस पर सर आइजैक न्यूटन साहब ने अपना थियरी को और प्लस जो है जिसका फॉर्मुलेशन है उसको प्रोपाउंड किया। ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही इज़ नोन एज फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है, वो क्लासिकल फिजिक्स के रूप में जाने जाते हैं। और एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ विज़न है इसका, ये कॉन्सेप्ट ऑफ विज़न सबसे पहले इसको आधारभूत करने का श्रेय गैलीलियो गैलीली साहब को जाता है। ठीक है, तो कमान आज हम लोग लॉज ऑफ मोशन स्टडी करेंगे। लॉज ऑफ मोशन बेसिकली 3 लॉज ऑफ मोशन है जो सर आइजैक न्यूटन साहब ने अपना थ्योराइज किया। सबसे पहला आपका है लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का नियम, इसको बोलते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे पढ़ते हैं जड़त्व का नियम। यह है जड़त्व का नियम। ठीक, दूसरा जो है यह लॉ ऑफ, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ फोर्स। ठीक है, बल का नियम, यह है आपका बल का नियम। ठीक है, और तीसरा आपका जो लॉ है यह है एक्शन रिएक्शन लॉ। ठीक है, एक्शन रिएक्शन लॉ, एक्शन रिएक्शन लॉ यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये तीनों जो नियम हैं, लॉज हैं, इन नियम का नाम बता दिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ फोर्स और एक्शन रिएक्शन लॉ। ये 3 नियम आप मोटे तौर पे जानिए जो कि लॉज ऑफ मोशन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वेरी लॉ यू हैव टू नो समथिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसको आपको जानना है। और हर समय फिजिक्स को ध्यान में रखिएगा भैया, आप लोग हर समय फिजिक्स को वट एवर योर डेली लाइफ, जो आपकी डेली लाइफ है ना, उससे हमेशा आप लोग कनेक्ट करके देखिए। बिल्कुल फिजिक्स बिल्कुल ईजी हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, और समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे मैं आपको शुरुआत में बोला था, जब आप लोग को मैं मोशन का ऑनलाइन क्लास दिया था तो उसमें मैं एक चीज़ बताया था कि एक फ्रेम है, उस फ्रेम को हमेशा समझते रहिएगा। ठीक है, देखिए ये जो फ्रेम आपको दिया गया था कि कोई बॉडी है, मान लीजिए यह कोई बॉडी है जिसका मास m है, यह a पोजीशन पर लाई कर रही है। ठीक ना, यह a पोजीशन पर लाई कर रही है। ठीक, और यह अर्थ सरफेस पर कुछ इस तरह है, इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स F लगाया जाता है। ठीक है, तो वह हमेशा भाई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया तो उसके अंदर मूवमेंट होगा। ठीक है, मूवमेंट होगा। तो मान लीजिए यह डिस्टेंस कवर करती है t टाइम में। ठीक है, t टाइम में यह डिस्टेंस कवर करके यह b पोजीशन पर पहुंचता है। यही बॉडी जिसका मास m है यह b पोजीशन पर पहुंचता है। ठीक है, मान लीजिए आपकी b पोजीशन है, ये आपकी a पोजीशन है। ठीक है, तो a से b पोजीशन पर ये जाता है। ठीक है, तो इस फ्रेम को ध्यान में रखिएगा, इस फ्रेम को बहुत कायदे से समझिएगा। ये आपका इनिशियल पोजीशन है, दिस इज योर इनिशियल पोजीशन या प्रारंभिक स्थिति है। ठीक है, यह इनिशियल पोजीशन यानी प्रारंभिक स्थिति।
और जब बी पोजीशन पर पहुंचता है एक्सटर्नल फोर्स एफ अप्लाई करने के बाद, तो यह आपकी बोली जाती है ऑब्जर्वेशन के तौर पर फाइनल पोजीशन। ठीक है, इस फ्रेम को आप कायदे से समझिएगा। ठीक, अगर इस फ्रेम को आप कायदे से समझ लिए हैं, अब हम चलते हैं लॉज ऑफ मोशन में, और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके डेली लाइफ में भी चलता है। जैसे यूनिवर्स को स्टीफन हॉकिंग साहब ने थ्योरी ऑफ यूनिवर्स में देते हैं, ठीक है, और एल्बर्ट आइंस्टाइन उसको वो किए, ठीक है, कि विदाउट एक्सटर्नल फोर्स देयर इज नो मूवमेंट इन द यूनिवर्स। ब्रह्मांड में बिना एक्सटर्नल फोर्स के कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। इसको बहुत पहले, ठीक है, सर आइजैक न्यूटन साहब मेनी सेंचुरीज एगो सर आइजैक न्यूटन साहब ने इसको कायदे से पहले ही बता चुके थे। विदाउट एक्सटर्नल फोर्स किसी भी बॉडी में किसी भी तरह का कोई भी प्रतिक्रिया यानी उसका रिएक्शन नहीं होगा। यही आपका सबसे पहले हम चलते हैं, योर फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम क्या है? जड़त्व का नियम। अब बड़ा एक अजीब सा हिंदी शब्द आया है, जड़त्व। जड़त्व मतलब जैसे नहीं होता है ढीठ हो जाना, ढीठ आप डेली लैंग्वेज में बोलते हैं, ढीठ होना, यानी कोई भी चीज उससे बोला जाए तो नहीं, वो कुछ नहीं मतलब करते, वो बिल्कुल ढीठ हो गया, अपनी पोजीशन को जड़ बना लिया है, जड़वत हो गया है, जो चीज कर रहा है तो कर रहा है, उससे बाहर की कोई मतलब नहीं। एक चीज बस इसी टर्म में आप डेली लाइफ के टर्म में आप समझिएगा कि न्यूटन साहब बोलते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी अपनी इनिशियल स्टेट को, पोजीशन को, प्रारंभिक स्थिति को वह बनाए रखती है, ठीक, और तब तक बनाए रखती है कि जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए। अब आप थोड़ा सा डेली लाइफ में करिए कि अगर कोई बॉडी या तो रेस्ट पोजीशन पर होगी, नहीं तो वह मोशन में होगी, ठीक है, या फिर वो एक डेफिनेट शेप और साइज में होगी, या एक डेफिनेट डायरेक्शन में होगी, दिशा में होगी, ठीक है। तो यह कुछ स्थितियां ऐसी हैं जिसको आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन यानी पिंड की स्थिति को आप बता सकते हैं कि उसकी पूर्ववत स्थिति क्या है। अब देखिए, या तो बॉडी रेस्ट पोजीशन में है यानी विरामावस्था में। बहुत सिंपल है, ज्यादा दिमाग लगाने की, जोर देने की जरूरत नहीं इस पर, सिंपल लगेगी। या तो जैसे हम हैं, अब देखिए हम आई एम एट रेस्ट पोजीशन, ठीक है। अब हम देखिएगा, अब हम चल रहे हैं, हम मोशन में, ठीक है, और अगर मान लीजिए जैसे हम इस तरह चल रहे हैं तो एक डेफिनेट डायरेक्शन में चल रहे हैं, और हमारे जो मैं मान लिया जाए मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, मैं पिंड हूँ, तो मेरा एक शेप और साइज है। अब देखिए, सॉरी, अब इसको थोड़ा बाद में बताते हैं। रेस्ट विरामावस्था में हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट अपनी पूर्ववत स्थिति उसकी हो सकती है विरामावस्था में हो, या तो दूसरा ये हो सकता है कि वह मोशन में हो, गति कर रहा हो, ठीक है, या तीसरी पोजीशन हो सकती है कि डेफिनेट डायरेक्शन हो, उसका एक डायरेक्शन हो, ठीक है, उसका एक डायरेक्शन हो, दिशा हो, यानी यह गति हो सकता है, मोशन में हो सकती है, या एक निश्चित दिशा, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, निश्चित दिशा उसकी हो, ठीक है, डेफिनेट डायरेक्शन हो, ठीक। और चौथा हो सकता है शेप एंड साइज, ठीक है, शेप एंड साइज यानी आकार और आकृति निश्चित, ये भी निश्चित आकार हो सकता है, आकृति हो सकती है, ठीक है, निश्चित आकार और आकृति हो, ETC और भी संभावनाओं को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जब तक ह्यूमन ब्रेन रहेगा तब तक सो मेनी क्वियर एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स विल बी डिस्कवर्ड एंड इन्वेंटेड बाय ह्यूमन माइंड, ठीक है। तो और न्यूटन के आगे की भी संभावना को छोड़ दीजिए, स्टीफन हॉकिंग के भी आगे की संभावना को छोड़ दीजिए, ठीक है। वी आर मियर पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ नेचर। हम लोग कुदरत के हाथों में क्या है, मात्र एक कठपुतली है, ठीक है। हम लोग
अभी तक जितना भी हम जान पाए हैं दैट इज ओनली 0.0000000001% अबाउट द नेचर। सो जो ऑब्जेक्टिविटी घटती है जितना हम लोग रीड कर पा रहे हैं उतने में अपने आप को मास्टरमाइंड समझते हैं, बट दिस रॉन्ग, ठीक है। कमान तो उससे आगे कोई भी चीज आप लिखा करिए या नॉलेज लिखा करिए, आगे संभावना ETC करके छोड़ दिया करिए, ठीक है। ये मेरा अपना है जेड सेकेंड में आपको बता रही है। कमान तो सपोज दैट अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है तो रेस्ट पोजीशन में ही बना रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए, ठीक है। तो रेस्ट पोजीशन में है तो रेस्ट पोजीशन में ही बना रहेगा इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, यानी कोई बाह्य बल की अनुपस्थिति में वह क्या होगा, अपनी पूर्ववर्ती स्थिति रेस्ट पोजीशन को बनाए रखेगा। यह है जड़ एकदम ढीठ हो गया कि मैं रेस्ट पोजीशन पे ही रहूंगा, इसके ऊपर जाकर कोई एक्सटर्नल फोर्स, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इसको क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। जैसे देखिए अगर मान लीजिए मैं इस ऑब्जेक्ट को, इस मोबाइल केस को अपने हाथ पर रख दिए, ठीक है, यह तब तक इस स्थिति में बना रहेगा जब तक कि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए। यह तब तक अपनी स्थिति में बना रहेगा जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए। तो यह हो जाएगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी जड़त्व का क्या, विराम का जड़त्व, इसको क्या बोलेंगे, विराम का जड़त्व। दिस इज योर इनर्शिया ऑफ रेस्ट, विराम का जड़त्व है यह ढीठ हो गया है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे हमने ये मोशन में चल रहा है तो ये तब तक मोशन में रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स करके उसको चेक न करे, रोके न करे, तब तक ये मोशन में अपना बना रहेगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। बहुत सिंपल ढंग से समझिए डेली लाइफ की चीजों को, ठीक है। और जैसे कोई ऑब्जेक्ट एक डेफिनेट डायरेक्शन में है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट एक डेफिनेट डायरेक्शन में है, जस्ट अ मिनट, कम ऑन। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही बना रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए। उसी तरह कोई ऑब्जेक्ट का एक डेफिनेट डायरेक्शन है, जैसे बॉलर आप देखेंगे, बॉलर बॉलिंग करता है, एक डायरेक्शन में बॉल जाती है तो बैट्समैन क्या करता है, उसके डायरेक्शन को चेंज करता है। अब अगर बैट्समैन क्या कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा है, अगर बैट्समैन उस बॉल को दूसरे डायरेक्शन में बाउंड्री के लिए नहीं भेजेगा तब तक बॉलर द्वारा स्पेल की गई बॉल, डिलीवर की गई बॉल जो है क्या होगा, वो उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी, ठीक है। यही आपका है, ये हो जाएगा आपका दिशा का जड़त्व हो गया, यानी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। दिस इज योर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जड़त्व, दिशा का जड़त्व हो जाएगा। और कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी शेप साइज में तब तक बना रहेगा जब तक सूरज चांद रहेंगे, जब तक इस मीन्स होता है कि जब तक इनवर्स लाई कर रहा है तब तक कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी शेप साइज को बरकरार रखेगा उस समय तक जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दिया जाए, तभी वो शेप साइज चेंज होगा। नहीं तो शेप साइज जैसे बुक पा रहा है, सपोज दैट यू हैव टेकन बैलून, ठीक है, बैलून लिए आप, बैलून जैसे है वह बैलून उसी शेप साइज में बना रहेगा, जब बैलून को दाबेंगे तो वह क्या हो जाता है, इलांगेट हो जाता है, थोड़ा सा पतले में लंबे में हो जाता है, ठीक है। तो शेप साइज चेंज हुआ। लेकिन अगर नहीं आपका हाथ का दाबना क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे तो बैलून क्या होगा, वह सेम पोजीशन को क्या करेगा, मेंटेन कर, सेम शेप साइज को मेंटेन करेगा। तो ये चीज आपका हो जाएगा, ठीक है, इनर्शिया ऑफ शेप एंड साइज, यानी आकार और आकृति का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ शेप एंड साइज। तो कुल मिला के आप देखिए जो है इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, जैसे अब देखिए मास और एनर्जी, यह एल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने बताया कि मास और एनर्जी से ही पूरा यूनिवर्स क्रिएट हुआ है, और जो फोर्स है ये फोर्स यही एनर्जी में लाई करता है, यानी ऑब्जेक्ट एंड फोर्स, ऑब्जेक्ट एंड फोर्स कैसे एनर्जी में लाई करता है, आप ध्यान दीजिए। फोर्स से क्या एराइज होता है, वर्क,
क्योंकि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क बनता है, और वर्क ही क्या है, एनर्जी है, यानी एनर्जी में ही फोर्स लाई कर रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ फोर्स लाई कहाँ कर रहा है, एनर्जी में। एल्बर्ट आइंस्टीन जो E = mc² थ्योरी दी है, ध्यान रखिएगा। इसी में जो E है इसी में क्या लाई कर रहा है, फोर्स लाई कर रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए कि न्यूटन साहब का जो फर्स्ट लॉ है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल स्टेट को बरकरार रखता है, यानी ढीठ बना रहता है, ठीक है, चाहे वो रेस्ट की पोजीशन हो या मोशन की या डायरेक्शन या डेफिनेट शेप एंड साइज की पोजीशन हो, वह उसको मेंटेन रखता है कि जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए, ठीक है। यही आपका है विजन और कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व के नियम का, यही आपका क्या है, रियल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखते हैं इसको फॉर्मुलेशन में, ठीक है ना, फॉर्मुलेशन में भी हम करते हैं, बट बिफोर दैट सबसे पहले हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे चलते हैं, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे चलते हैं। देखिए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डील करने से पहले सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो कि वास्तव में क्या है, लॉ ऑफ फोर्स है, लॉ ऑफ फोर्स है, ठीक है, बल का नियम है। अब बल का नियम क्या है, सबसे पहले आप जानेंगे फोर्स क्या है, ठीक है। फोर्स को आप समझिए सबसे पहले। देखिए हम करते हैं फोर्स को, ठीक है, फोर्स को F द्वारा शो किया जाता है, ठीक है, कैपिटल F द्वारा शो किया जाता है, ध्यान रखिएगा। फिर उसी अपने ओरिजिनल फ्रेम पर चलिए, जो मैकेनिक्स का ओरिजिनल फ्रेम है, ध्यान रखिएगा, ये जो आपको फ्रेम दिया जाता है ना, ये कि अर्थ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ए पोजीशन अप्लाई कर रहा है, फिर उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया जाए, इसका मास m है, वो बी पोजीशन पर जाता है, ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट बी पोजीशन पर जाता है, ठीक है। ये फ्रेम आप बिल्कुल मस्तिष्क में हमेशा के लिए अपनी ब्लड बोन्स में बसा लीजिए अगर मैग्नेटिक्स का स्टडी करना है, ठीक है। और यह कितना है, यहां से यहां तक ये यस डिस्टेंस कवर करता है या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस क्या होती है, डेफिनेट डायरेक्शन में, ध्यान में रखिएगा, और टी टाइम, ठीक है। याद रखिएगा कि जब भी चाहे ये रेस्ट पोजीशन में ऑब्जेक्ट हो या मोशन में हो, इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई अगर किया जाएगा तो उसमें जाहिर सी बात है, ठीक है, जो इसकी मोशन है, मोशन में चेंजिंग आएगी। मोशन क्या है, स्पीड या वेलोसिटी में चेंज आएगा, यानी एक्सेलरेशन, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, एक्सेलरेशन, कमान। तो इसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा, क्लियर। अब देखिए एक्सेलरेशन चाहे बढ़े चाहे घटे, ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी हो सकता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी हो सकता है, ठीक है, कमान। तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट मोशन में चल रहा है, नेगेटिव कैसे होगा, कोई अपनी तरफ पकड़ के खींचने लगे, पता चला उसकी मोशन कम हो रही है, यानी एक्सेलरेशन का कम होगा। तो फोर्स हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट में यम मास का है, यम द्रव्यमान का है, ठीक है, उसके ऊपर अप्लाई किया जाएगा तो उसकी मोशन में यानी स्पीड वेलोसिटी में चेंजिंग होगी। स्पीड वेलोसिटी में चेंजिंग आने का मतलब कंक्लूजन क्या है, उसमें एक्सेलरेशन में चेंजिंग आएगी। याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट अगर देखिए ऑब्जेक्ट मान लीजिए एक मार्कर है, मार्कर जमीन पर गिर गया, अगर हमको इसको उठाना है तो गिरा, इस बार तुरंत हम उठा लेंगे, ठीक। लेकिन एक खूब बड़ा सा पत्थर अगर रख दिया जाए नीचे, तो क्या हम जितना फोर्स से हम ये मार्कर उठाए थे, क्या हम उतने फोर्स से उस बड़े पत्थर को उठा लेंगे, नहीं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी कम द्रव्यमान कम वेट का अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो कम बल लगाना पड़ेगा, ज्यादा द्रव्यमान का ऑब्जेक्ट रहेगा तो ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। यानी बल जो है किसी भी पिंड के द्रव्यमान या वेट, अल्टीमेटली मान लीजिए
उसकी क्या है, अनुक्रमानुपाती। ये सिंबल जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, यानी ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ाना पड़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटाना पड़ेगा, ठीक है। यह आपका सबसे पहला कॉन्सेप्ट निकला। ये कॉन्सेप्ट है कि ज्यादा मास रहेगा तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, कम मास रहेगा तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी दोनों एक दूसरे के द्वारा अनुक्रमानुपाती, एक ही अनुपात में जुड़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा है, फिर अगर देखिए किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट पर कम फोर्स लगाएंगे, ठीक, जैसे इसी यही है, हम कम फोर्स लगाएंगे, कम फोर्स से ज्यादा है, अगर ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो ज्यादा एक्सीलरेशन एराइज होगा। इसका मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन, दिस इज योर सेकंड कॉन्सेप्ट। अब इसको ऐड करते हैं आप, ठीक है, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड कॉन्सेप्ट, दोनों जो कॉन्सेप्ट आए हुए हैं इनको जोड़ने पर आप ये कर देते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। यह राशियां जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू फिजिक्स स्टैंडर्ड, ठीक है। कमान फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अब तो फोर्स बराबर क्या होगा, फोर्स बराबर अगर करेंगे तो ये जो अनुक्रमानुपाती सिंबल है ये क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट के द्वारा मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है, ये आ जाएगा आपका, क्लियर है। अब जहां पर ये जो आपका है यह प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है, ये क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, मतलब स्थिर है ये, ठीक है, इसकी वैल्यू ये डेफिनेट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अब अगर मैथमेटिकली k इज इक्वल टू करें तो मास इनटू एक्सीलरेशन आके f को डिवाइड करेगा, फोर्स को डिवाइड करेगा, f अपॉन मास इनटू एक्सीलरेशन, क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर इफ f is taken 1 unit, mass is taken 1 unit and acceleration is taken 1 unit, यानी फोर्स 1 न्यूटन लिया जाए, मास 1 kg लिया जाए और एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया जाए, यानी सबको यूनिट में, या न्यूटन में, या केजी में, या मीटर पर सेकंड स्क्वायर में अगर ऐसा किया जाता है तो ध्यान में रखिएगा, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब k की वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर k की वैल्यू 1 हो जाएगी तो फोर्स इज इक्वल टू इंप्लाइज दैट, क्योंकि स्थिर है, कांस्टेंट है, अब 2 नहीं होगा, 0.5 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, यह 1 कांस्टेंट मींस कांस्टेंट है, नो चेंजिंग। कमान तो k इक्वल टू 1 है, इंप्लाइज दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, यानी जो बल होता है, बल बराबर यह द्रव्यमान है, यम द्रव्यमान गुणित त्वरण एक्सीलरेशन, ठीक है। तो आप मैथमेटिकली ये पा गए कि फोर्स को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं अगर आपको मास और एक्सीलरेशन पता हो। यह आपका इस सिस्टम से कॉन्सेप्ट से चलते हुए आप फोर्स का फॉर्मुलेशन किए, ठीक है, जो सर आइजैक न्यूटन साहब ने किया, क्लियर। अब चलते हैं इसमें थोड़ा सा, इसको हम मिटाते हैं, जस्ट अ मिनट। कमान अब देखिए फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है, यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण बल बराबर। अब इसकी यूनिट ऑफ फोर्स अगर निकालना होगा, मान लीजिए इसका मात्रक फोर्स किस में मापा जाएगा, तो यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, यह मास है तो आप करेंगे यूनिट ऑफ मास, जो इसके बराबर दिया रहेगा, सबकी यूनिट आप करके अगर गुणा है या डिवीजन है जो भी है उस तरह आप माइनस कर लेंगे तो ये फोर्स की यूनिट निकल जाएगी। अब यूनिट ऑफ मास इनटू यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, ठीक है, यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, क्लियर है। अब मास को किस में मापा जाता है, एमपीएस सिस्टम में। एमपीएस सिस्टम में ध्यान रखिएगा जो भी चीज कैलकुलेट आप करते हैं वो एमपीएस सिस्टम को मापदंड बना के चलते हैं, जो एसआई सिस्टम है। एसआई सिस्टम का मतलब क्या है, यह इंटरनेशनल सिस्टम है, यह फुल फॉर्म क्या है, लीज सिस्टम में डी इंटरनेशनल सिस्टम जो है, ठीक है, लीज सिस्टम में डी इंटरनेशनल, ठीक है। कमान यूनिट ऑफ मास, मास किस में मापा जाता है, केजी में। एक्सीलरेशन किस में मापा जाता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, एमपीएस एसआई सिस्टम के तहत, ठीक है। तो यह हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूटन। न्यूटन साहब को एक सम्मान में, चूंकि भाई इसका कॉन्सेप्ट को फॉर्मुलेट करने का मैथमेटिकली श्रेय सर आइजैक न्यूटन साहब को है, तो इन्हीं के सम्मान में इसको न्यूटन रखते हैं और इसको कैपिटल एन के द्वारा शो किया जाता है। ठीक है, तो यह फोर्स किस में मापा जाता है, न्यूटन में मापा जाता है। ठीक है, अब 1 न्यूटन की डेफिनेशन, अब 1 न्यूटन की डेफिनेशन, मान लीजिए 1 न्यूटन बल, किस बल को आप कहेंगे, तो सिंपली एक आपको रख दिया जाता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, 1 kg का है, कोई ऑब्जेक्ट 1 kg का है, उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया गया, ठीक, एक फोर्स अप्लाई किया गया जो उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन पैदा कर दे, तो फोर्स इज इक्वल टू होता है, क्योंकि मास इनटू एक्सीलरेशन, तो मास कितना है 1 kg है, त्वरण कितना पैदा हो रहा है उसमें, एक्सीलरेशन कितना राइज कर रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो रहा है, 1 × 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। यानी 1 न्यूटन बल कौन सा है, 1 न्यूटन फोर्स इज दैट फोर्स व्हिच इज अप्लाइड ऑन 1 kg मास, ठीक है, एंड प्रोड्यूसेस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन, दैट्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 1 न्यूटन। और देखिए तो डेफिनेशन के लिए किया जाता है, ऐसी बात नहीं है, अगर मान लीजिए जैसे 2 kg का ऑब्जेक्ट हो, मान लीजिए 2 kg का ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, और इसमें 1 की जगह 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एराइज हो रहा, अब 2 का 0.5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 ही न्यूटन तो आएगा। ठीक है, लेकिन ये है कि यह कई कंडीशन, इनफाइनाइट कंडीशंस हो सकती हैं 1 न्यूटन फोर्स को अप्लाई करने का। ठीक है, 1 न्यूटन डिफाइन करना है तो इनफाइनाइट कंडीशंस हो सकती हैं, लेकिन एक थोड़ा सा मतलब क्या है कि एक सिस्टम से ये कहा गया है कि यूनिट इसको ले लिया जाए, यूनिट ए लिए लिया जाए, तो यूनिट 1 न्यूटन फोर्स को डिफाइन कर लिया जाए, नहीं तो इसको 2 कर लिया जाए, इसको 0.5 कर लिया जाए, नहीं तो एक चीज और हो सकता है, इसको 10 kg कर लिया जाए, इसको 0.1 कर लिया जाए, 10 kg का ऑब्जेक्ट ले लिया है, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन, तो 10 और 0.1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 न्यूटन तब भी डिफाइन होगा। उससे मतलब नहीं है, बस ये तो एक स्टैंडर्ड बना जाता है कि यूनिट में लेकर के, सिंगल से 1 का यूनिट लेकर के जो है इसको डिफाइन कर दिया जाए। ठीक है, कमान, तो ये आपका हो जाएगा, ये साइज सिस्टम या एमकेएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन है। कमान, अब इसी को थोड़ा सा हम लोग सीजीएस सिस्टम में देख लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सीजीएस सिस्टम में देख लेते हैं। देखिए सीजीएस सिस्टम में कैसे आगे बढ़ता है, सीजीएस सिस्टम में बस कुछ नहीं, अब जो यूनिट आप इसमें किए थे केजी किए थे या क्या किए थे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर किए थे। ठीक है, अब सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, मास को ग्राम में वो करते हैं और लेंथ को किस में करते हैं, सेंटीमीटर में करते हैं। बस केजी को ग्राम में करेंगे कितना आ जाएगा, 1000 ग्राम आ जाएगा, इनटू मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए 1000 और 100 मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा या कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 1 लाख आ गया, अब इसमें ध्यान रखिएगा कितना, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इज इक्वल टू हो जाएगा 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइन। यानी फोर्स का जो सीजीएस यूनिट है, ध्यान रखिएगा, फोर्स की जो सीजीएस यूनिट है यह क्या है, डाइन है। ठीक है, यह डाइन आता है। यानी अभी कितना था, ये 1 न्यूटन था, 1 न्यूटन में आप देखिएगा 1 न्यूटन में कितना डाइन हुआ, 10⁵ डाइन हो गया। ठीक है, और 1 डाइन को अगर जैसे आप डिफाइन करना होगा, ठीक है, तो 1 डाइन को डिफाइन करने के लिए आप क्या करेंगे कि मास को यूनिट में यानी ग्राम में मापेंगे, 1 ग्राम ले लेंगे। ठीक है,
और जो इसमें एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर एम्पियर सिस्टम में दिया जा रहा था उसको सीजीएस सिस्टम में करेंगे 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यानी मास आपका सीजीएस में 1 ग्राम हो गया, एक्सीलरेशन आपका सीजीएस में 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। कब? वह जो फोर्स इसके ऊपर अप्लाई किया जा रहा है, यानी फोर्स एक डाइन फोर्स वह फोर्स है जो 1 ग्राम मास के ऊपर अप्लाई करने पर उसमें 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन राइज कर देता है। तो वह फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 डाइन होगा, जैसे आपने 1 न्यूटन को आपने डिफाइन किया। क्लियर? अच्छा, अब देखिए इसको, इसमें आप लोग नेक्स्ट अब एक फिजिकल क्वांटिटी डील करते हैं हम, ठीक है। अब देखिए फिर वही हम ओरिजिनल फ्रेम दिखाते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वह ये पोजीशन पर रखा गया है और वह यह फोर्स अप्लाई करने के बाद वह t टाइम में s डिस्प्लेसमेंट कवर करके b पोजीशन पर पहुंच जाता है और शुरुआत में मान लीजिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी b पोजीशन पर पहुंचने पर v हो गई, ठीक है। तो एक टर्म आता है आप लोगों का, ध्यान रखिएगा, फिजिकल क्वांटिटी दैट इज नोन एज मोमेंटम। जैसे मान लीजिए बॉल है, ठीक है, बॉल है, बॉल को आप खूब तेज खूब स्पीड में फेंकते हैं, ठीक है, तो वह क्या करता है? किसी ग्लास को तोड़ देता है, ठीक है। कम स्पीड से थोड़ा सा हल्का सा करेंगे, हो सकता है ग्लास मजबूत न टूटे। क्लियर है? तो मास और वेलोसिटी से एक फिजिकल क्वांटिटी तैयार होती है दैट इज नोन एज मोमेंटम। अब आप दौड़ते जाइए, दीवार से टकरा जाइए, चोट आपको लगेगी, लेकिन अगर वहीं पर ट्रक दौड़ती जाए तो दीवार से टकरा जाए तो दीवार टूट जाएगी, ठीक है। आप दौड़ के जाएंगे, टकराएंगे दीवार से तो आप टूट जाएंगे, ट्रक जाएगी तो दीवार टूट जाएगी। तो मोमेंटम होता है, किसका मोमेंटम? तेज है। कि कोई आप देखते हैं डेली लाइफ में भी कोई बदमाशी करता है तो आप थप्पड़ मारते हैं, आप छोटे हैं तो छोटा सा हाथ, छोटा मास है, द्रव्यमान कम है और उतना इम्पैक्ट भी, वेलोसिटी भी नहीं दे पाते हैं फोर्स द्वारा, तो कम उसका मोमेंटम कम होता है, इस तरह लगता है। अब कोई वहीं पर रेसलर है WWE, मार दिया, पता चला जो है फ्लैट हो गए 180, ठीक। तो मोमेंटम होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, मोमेंटम को हमेशा P द्वारा शो किया जाता है, ठीक है। यह इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। इसको भी जैसे फोर्स का मास इनटू एक्सीलरेशन आप वो करते हैं, डिराइव करते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, उसी तरह अगर कम मास रहेगा तो कम मोमेंटम रहेगा, ज्यादा मास रहेगा यानी कुछ इस तरह का कि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ठीक है। अगर कम मास रहेगा तो कम मोमेंटम रहेगा, ज्यादा मास रहेगा तो ज्यादा मोमेंटम रहेगा, ठीक है। उसी तरह कम वेलोसिटी रहेगी तो कम मोमेंटम रहेगा, ज्यादा वेलोसिटी रहेगी तो ज्यादा मोमेंटम उसका संवेग रहेगा। तो इसी तरह जैसे फोर्स का मास इनटू एक्सीलरेशन बराबर किए थे, उसी तरह मास इनटू वेलोसिटी, यानी मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अब इसकी यूनिट अगर आपको देखना होगा, अभी देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को बेसिक चल रहा हूँ, ठीक है ना। अभी सिर्फ ABCD पढ़ाई जा रही है, इसमें बहुत कॉन्सेप्ट हैं, बहुत न्यूमेरिकल के थ्रू जो है तरह तरह के केसेस हैं, जो समय मिल जाएगा हम बताएंगे आपको। बशर्ते ये जो बेसिक स्टडी है टू द पॉइंट फॉर 9th क्लास एग्जाम, प्लीज जस्ट प्रिपेयर, और कोई तरह की क्वेरी हो प्लीज आप भेजते रहिए हमारे पर, ठीक है। ये हो जाएगा कि MV इस तरह जैसे हो जाएगा इक्वल टू MV आ जाएगा, ठीक है। जैसे इन दोनों को सिस्टम लेकर के आप जैसे फोर्स का किए थे, ठीक है। कमान, अब इसकी यूनिट की बात आए, फोर्स की यूनिट क्या है, मास की यूनिट क्या है kg इंटू वेलोसिटी की यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब कमान, ये आपका हो गया मोमेंटम, संवेग, ठीक है। हिंदी में क्या, हिंदी मीडियम वाले बच्चे पढ़ते हैं संवेग, ठीक है, ये आपका संवेग हो गया। अब थोड़ा सा आप अपने से बताइए, ये पोजीशन पर मोमेंटम कितना होगा, क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी है, द्रव्यमान गुणे वेग है, तो ए पोजीशन पर उसका मोमेंटम जो होगा वह क्या हो जाएगा मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, यानी आपका ये शुरुआती, ठीक है, ये आपका शुरुआती P1 किया गया है, शुरुआती पहले पोजीशन का है, ठीक है।
और फिर बी पोजीशन पे उसका सम कितना होगा, वह mv हो जाएगा। ये आपका P2, इसको आप क्या करेंगे, P2 करेंगे, यानी ये दूसरी पोजीशन यानी फाइनल पोजीशन का सम है। ठीक है, अच्छा है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मोमेंटम जो है यह वेक्टर क्वांटिटी, हालांकि बहुत चीजें, कितना चीजें मतलब ऑनलाइन क्लास आप लोगों के लिए जा रही है, बहुत चीजें आप लोगों को डिस्कस करना है, बट ये जान जाइएगा कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, यानी डेफिनेट डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी, और उन सबका एक फॉर्मूलेशन है, वो भी चीज मैं क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, या टाइम मिलेगा अभी कर देंगे हम। ठीक है, अब मोमेंटम भी आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, यानी इसके ऊपर भी एरो शो होती है और इसके ऊपर भी एरो शो होती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम बताने जा रहे हैं कि रियल लॉ, सेकंड लॉ ऑफ मोशन यानी लॉ ऑफ फोर्स, न्यूटन साहब कहाँ से उसको करते हैं, ट्राई करते हैं। ठीक है, उसको मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, शो कर रहा हूँ। ठीक है, कमाल। अब देखिए, बहुत इजी है, बहुत इजी, बस कॉन्सेप्ट विजन आप लोग इसको देखते रहिए, है तो बहुत चीजें बताना। ठीक है, बस अटे हम थोड़ा सा शॉर्टकट में आप लोगों को आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, हालांकि बेस आप लोगों को सब क्लियर करते चल रहे हैं। कमान, अगर मान लीजिए ए पॉइंट पर मोमेंटम P1 है, बी पॉइंट पर मोमेंटम P2 है, यह है इनिशियल मोमेंटम, यह है फाइनल मोमेंटम, तो मोमेंटम का डिफरेंस कितना होगा, तो भाई क्या करते हैं, मोमेंटम का डिफरेंस में आप करेंगे, सॉरी, P2 फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, ये आपका कितना आ जाएगा, mv माइनस mu। ठीक है, यह फाइनल मोमेंटम है, यह इनिशियल मोमेंटम है, तो मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, चेंज हमेशा ध्यान रखिएगा, चेंज को हमेशा चेंज को डेल से शो किया या डेल्टा, यह डेल्टा, डेल्टा डेल्टा को शॉर्ट फॉर्म में बोलते समय आप क्या पढ़ते हैं, डेल बोलते हैं। ठीक है, तो यह चेंज को बताता है कितना अंतर हुआ, डिफरेंस हुआ। ठीक है, तो आप यहां पर करेंगे चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, यह mv माइनस mu है, इक्वल टू mv माइनस mu है। ठीक है, mv माइनस mu है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मैं आपको शुरुआत से बताया था कि रेट ऑफ जब की बात आए, यानी वह पर यूनिट टाइम आपसे पूछ रहा है, रेट ऑफ का मतलब क्या है, पर यूनिट टाइम, तो पर यूनिट टाइम आपका कितना आएगा, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर आप करेंगे, ध्यान रखिए, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम यानी संवेग परिवर्तन की दर, यानी पर सेकंड कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो आप इसको रेट ऑफ करें मतलब डिवाइडेड बाय टाइम आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा डेल पी अपान डेल टी इज इक्वल टू एम वी माइनस ये भी अपान डेल टी हो जाएगा। क्लियर, अब ये आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा, m कॉमन ले लीजिए, ऊपर से m कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपान टाइम आ गया। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, कमान इतना आपका v माइनस यू अपान टी होता क्या है, एक्सीलरेशन होता है, तो मास इनटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स। यही है आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब डिफाइन कैसे करेंगे, वेरी इजी, यही है आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यानी गति का द्वितीय समीकरण है, जिसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, ध्यान में रखिएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किया गया फोर्स, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किया गया फोर्स क्या होता है, उस पर रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम यानी संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यही आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एकदम कॉम्पैक्ट डेफिनेशन। यानी अगर इसको हम मिटा देते हैं, सॉरी इसको थोड़ा P1 बने रहने दीजिए, अगर मैथमेटिकली आपको डिफाइन करना रहे, ठीक है, कि मैथमेटिकली आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप सिर्फ एक रेक्टेंगुलर बॉक्स फार्मूला लिख दीजिएगा और उसी को थोड़ा सा बता देंगे, तब भी आपका कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है ना। और लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, बोर्ड 9th क्लास वाले बच्चे ध्यान रखिए, जब भी आपको दे दिया गया डिफाइन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो सबसे पहले ये फ्रेम देंगे, इसको तो देखना है। एग्जामिनर जब देखेगा इस फ्रेम को, एग्जामिनर की बात नहीं है, कोई XYZ कोई भी आपको जज कर रहा है, आपकी परीक्षा टेस्ट ले रहा है, ठीक है, आपके नॉलेज को देख रहा है, तो सबसे पहले इस फ्रेम को समझिएगा। इस फ्रेम को समझने के बाद सिर्फ एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में फार्मूला अगर दे देंगे, अगर ठीक ठाक अगर एग्जामिनर है, अगर टेस्ट करने में नॉलेज का लेवल है तगड़ा, ठीक है, वो इतने समझ जाएगा, आपको एक भी स्टेटमेंट बांधने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप इस तरह कर सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम यानी डेल P अपॉन डेल T इज इक्वल टू mv माइनस mu, ठीक है, ये आपका हो गया अपॉन डेल T इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन इज इक्वल टू फोर्स। यही है आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। यानी जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पर यह फोर्स अप्लाई किया जाता है तो जाहिर सी बात है उसके मोमेंटम में चेंजिंग आएगी, और जो मोमेंटम में चेंजिंग आएगी अगर उसको पर यूनिट टाइम कितना चेंज हो रहा है, जो दर निकालते हैं मोमेंट चेंजिंग की, जो दर निकालते हैं वह हमेशा उस फोर्स के बराबर होता है जो फोर्स उसके ऊपर अप्लाई किया गया है। और मैथमेटिकली मैंने आपको साबित प्रूव भी कर दिया कि डेल P अपॉन डेल T इतना की और फिर V माइनस U अपॉन T से एक्सीलरेशन निकल आया, यह बराबर फोर्स के है, यह वही फोर्स है जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई किया गया है, इस कंडीशन इस फ्रेम पर, ठीक है। तो यही आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक। कम ऑन, ये आपका बेस हो गया। नाउ लेट्स मूव थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना। अब हम चलते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर। नाउ थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन लॉ, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसमें क्या देखते हैं, एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन, यानी हर क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है बशर्ते अपोजिट डायरेक्शन होती है। सपोज दैट दो बॉल्स हैं, एक ए बॉल है बी बॉल है, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या कर एक दूसरे से टकराती हैं। जब एक दूसरे से टकराती हैं तो क्या होता है कि ए बॉल जो है बी बॉल के ऊपर फोर्स FAB लगाता है, ध्यान रखिए, क्योंकि फोर्स का एक डेफिनेट डायरेक्शन होता है इसलिए वेक्टर क्वांटिटी इसके ऊपर एरो लगाते हैं। और उसी तरह बी बॉल भी ए बॉल के ऊपर धक्का देती है, फोर्स लगाती है, यानी बी बॉल के द्वारा ए बॉल को फोर्स लगा गया, ठीक है। आप देख रहे हैं दोनों एक दूसरे के ऊपर एक बल अपना अपना बल लगा रहे हैं, दोनों बल बराबर होते हैं, यानी FBA इज इक्वल टू FAB, यह दोनों बल बराबर हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी FBA इज इक्वल टू FAB करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस का मतलब जैसे देखिए वेक्टर क्वांटिटी में भी साथ दिखा जाता है, अगर मान लीजिए AB है, ठीक है, और यहाँ से A इतना ही लंबाई का CD है, ठीक है, इतनी ही लंबाई का CD है, तो ध्यान रखिएगा कि इसको जब भी शो करेंगे कि AB के बराबर CD है, डायरेक्शन सेम है, लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन होगा तो AB के बराबर CD कुछ हम इस तरह डिफाइन कर देंगे, ठीक है, माइनस रख देंगे। इसका मतलब है तो मैग्नीट्यूड में अगर 5 न्यूटन का ये है तो 5 न्यूटन का ये भी है, लेकिन अगर ये पश्चिम वेस्ट डायरेक्शन की तरफ है तो इस डायरेक्शन माइनस का मतलब ये है। ठीक उसी तरह दोनों बॉल एक दूसरे के ऊपर अगर ये इंपैक्ट डाल रहे हैं, ठीक है, कोलाइड कर रहे हैं, तो ए बॉल बी बॉल के ऊपर FAB बल लगाता है, बी बॉल ए बॉल के ऊपर FBA बल लगा रही है। दोनों फोर्स बराबर तो होंगे, लेकिन यह इस डायरेक्शन होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन होगा। एवरी एक्शन हैज नॉट इक्वल तो है, बट अपोजिट रिएक्शन, अपोजिट मींस अपोजिट डायरेक्शन में इसका रिएक्शन होगा। दिस इज योर थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी एक्शन रिएक्शन लॉ, जिसको क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं। और इसमें ध्यान दीजिएगा कि जैसे कुछ एग्जांपल्स लोग बहुत ही हाई ब्रेन लेवल के होते हैं इंडिया में,
जैसे बहुत लोग बोलते हैं बाउंडेशन शब्द बोल देते हैं। बाउंडेशन शब्द इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जिस्ट ही नहीं करता, यह इंडिया की खोज है। बाउंडेशन वर्ड कोई एग्जिस्ट नहीं करता ऑक्सफोर्ड की किसी भी लेक्सिकोग्राफी में जो है, ठीक है। बैन होता है, प्रोहिबिशन होता है, रेस्ट्रिक्शन होता है, बॉन्ड होता है, देयर आर सो मेनी सिनोनिम्स, लेकिन बाउंडेशन शब्द इंडिया वाले पैदा किए। ठीक उसी तरह एग्जाम्पल क्या फिजिक्स में देते हैं एक्शन रिएक्शन का, जैसे आप किसी को एक झापड़ मारो तो भी आपको एक झापड़ मार देता है। ये कोई यह भावनाओं का खेल नहीं है, दिस इज फिजिक्स। यहाँ पर मास एनर्जी फोर्स की बात होती है, यहाँ भावनाओं की गुस्सा वाली बात कोई यहाँ पर नहीं होती कि नहीं उस चीज़ को आप फिजिक्स में एग्जाम्पल दे जो है, इस चीज़ से हमेशा बचिएगा आप लोग, ठीक है। कमान अब ये आपका हो गया थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और एक चीज़ ध्यान में और रखिएगा, अब आप लोगों को एक और टर्म इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, एक और टर्म इम्पॉर्टेंट है, इम्पल्स यानी आवेग, जिसको कैपिटल जी से शो किया जाता है, ठीक है। इसके ऊपर भी एरो लगाया जाता है, क्योंकि ये भी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। यानी अगर कोई एफ फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट हैवी मास से m kg, ठीक है, इसके ऊपर बहुत थोड़े समय के लिए, मतलब जैसे तुम्हें किसी झापड़ मार दे तुरंत, मतलब होता है तुरंत फोर्स कुछ सेकंड के लिए फोर्स आप अप्लाई कर दिए जो है, जो मतलब टच में रहा उस ऑब्जेक्ट के जो है, ठीक है। तो जब कुछ समय के लिए ही बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए आप फोर्स किसी पर लगाते हैं, तो जो आवेग होता है यह हमेशा हो जाता है फोर्स और उस टाइम की क्या मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा के बराबर हो जाता है, ठीक है। और इसकी यूनिट आप देखेंगे कि फोर्स की यूनिट जो न्यूटन होती है और टाइम की यूनिट सेकेंड होती है, तो 1 न्यूटन सेकेंड, ठीक है। अब 1 न्यूटन सेकेंड, अब इंपल्स को डिफाइन करना होगा, ठीक है। एक न्यूटन सेकेंड कौन सा इंपल्स होगा, वह इंपल्स होगा जो किसी ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, 1 न्यूटन फोर्स अगर 1 सेकेंड के लिए लगाया जाए तो 1 न्यूटन इंटू 1 सेकेंड इज इक्वल टू हो जाएगा 1 न्यूटन सेकेंड हो जाएगा, यानी 1 न्यूटन सेकेंड इंपल्स उसका बताएगा। और अगर मैथमेटिकली आप लिखना चाहेंगे, कमान J इज इक्वल टू फोर्स इंटू डेल टी इज इक्वल टू फोर्स का क्या होता है आप जान रहे हैं, mv माइनस mu होता है, यानी मोमेंट चेंज का रेट होता है, इंटू डेल टी कट गया इज इक्वल टू mv माइनस mu आ जाएगा, जो क्या है डेल पी है, मोमेंट चेंजिंग है। यानी कुल मिला जुला के आप कर सकते हैं कि इम्पल्स इज इक्वल टू डेल पी इज इक्वल टू एफ डेल टी, ठीक है। ये आपका इम्पल्स का फॉर्मुलेशन हो जाएगा मैथमेटिकली, ठीक है। तो इतना तक टॉपिक, अभी बहुत सी चीज़ें हैं, ये तो आपको बेसिक्स लाजा मोशन टॉपिक पर बेसिक्स मैंने बताया है। अभी बहुत केसेस हैं, बहुत कंडीशंस हैं इसमें जो है, ठीक है। और बहुत ही बारीक चीज़ें, डेप्थ की भी चीज़ें हैं जिसको आपको बताना पड़ेगा, जो कि न्यूमेरिकल सॉल्विंग में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। अभी वेट भी है, ठीक है, वेट जो टॉपिक आपको बताया जाता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी mg आ जाता है, w जो है, ठीक है। तो वो सब बताएंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कुछ चीज़ें जो बहुत ज़रूरी है ये हम आपको नेक्स्ट वाले टॉपिक में बता देंगे आपको। और प्लीज़ और एट लास्ट मैं बोलूँगा कि आपका चैनल, आप लोगों के सपोर्ट द्वारा जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, चैनल के वेल विशर्स हैं और मेरे मीन्स हर ढंग से सपोर्ट करने वाले चैनल को लोग हैं, उन सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक्स मेरी तरफ से प्यार कि आप लोग चैनल को स्टारडम तक पहुंचाए, ठीक है। आप लोगों का चैनल 1000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर गया है, ठीक है। अब ये है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा इतना तक फैलाए कि ये जो नॉलेज और लर्निंग है, मेरे पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत ही ज्ञान है, मैंने मेहनत से अपना अर्जित किया है, वो आप लोगों को देने का प्रयास कर रहा हूँ। और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोगों तक इसको आप शेयर करिए, ताकि उनको भी अपॉर्चुनिटी मिले। ये जो मेरा थोड़ा बहुत भी मैंने नॉलेज अपना कलेक्ट किया है, उस नॉलेज को, ताकि मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो चैनल है, मेरा जो थोड़ा बहुत भी ज्ञान है, वह घर घर तक, घर घर में पहुँचे।
ठीक है, हर घर के बच्चे पढ़े उसको, ठीक है। और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर अपना मैं ऑलरेडी हेल्पलाइन नंबर देता हूँ 70-525, ठीक है, 70-080। दिस इज माय हेल्पलाइन नंबर। और इस हेल्पलाइन नंबर पे आप, ठीक है, इस हेल्पलाइन नंबर पे आप किसी भी समय आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को पढ़िएगा, ठीक है, स्टडी करिएगा। और जहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम आती है थ्रू मैसेज जो है ऑन दिस हेल्पलाइन नंबर यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। इट्स ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर।